नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज रूस और यूक्रेन की जंग में यूरोप की भी एंट्री हो सकती है। रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करवाने की तमाम कोशिशों के बीच ये जंग और तेज होती जा रही है। अब ये जंग समुद्र में भी लड़ी जा रही है। रूस ने यूक्रेनी जहाज को निशाना बनाया है, साथ ही 629 हवाई हमले भी किए, जिसके बाद इस जंग में नेटो देश भी शामिल हो सकते हैं। नेटो की तरफ से इसकी चेतावनी भी दे दी गई। तो रूस यूक्रेन युद्ध में एंट्री को तैयार नेटो, इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। इजरायल का यमन पर सबसे बड़ा हमला, हूती प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और आर्मी चीफ की मौत का दावा, बड़ी जंग छिड़ने के आसार। पीएम मोदी की यात्रा के बीच अमेरिका जापान में बढ़ा तनाव, व्यापार वार्ताकार ने रद्द की अपनी अमेरिका यात्रा। ट्रेड डील पर राष्ट्रपति ट्रंप के रुख को लेकर जताई असहमति। सीमा से जुड़े भूमि बंदरगाहों को बंद करने पर आया बांग्लादेश। यूनुस सरकार के फैसले से भारत बांग्लादेश में बढ़ेगा तनाव, भारत ने पहले ही लगा दिए थे प्रतिबंध। और चलते चलते में देखेंगे 106 पैसेंजर्स को लेकर गायब होने वाली एक रहस्यमयी ट्रेन को 115 साल पहले सुरंग में हुई गायब। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पाकिस्तान के हवाई हमलों पर भड़का अफगानिस्तान, तालिबान ने पाकिस्तानी राजदूत को किया तलब, कहा भुगतने होंगे अंजाम। सितंबर में चीन और नेपाल करेंगे युद्धाभ्यास, पीएम ओली के बीजिंग दौरे से पहले ऐलान, नेपाल चीन की बढ़ती नजदीकियां भारत की बढ़ा सकती हैं टेंशन। ट्रंप बिल्कुल फिट, लेकिन मैं हर स्थिति के लिए तैयार, अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के सवाल पर बोले अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस। राष्ट्रपति ट्रंप की सेहत को लेकर उठ रही चिंताओं के बीच दिया बयान। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान से घिरी शहबाज सरकार, ख्वाजा आसिफ बोले हमारी सरकार की लापरवाही से बाढ़ का तांडव, भारत जिम्मेदार नहीं। तो रूस और यूक्रेन युद्ध अब और उलझता नजर आ रहा है। रूस के यूक्रेन पर हमले और तेज होते जा रहे हैं। अब ये जंग समंदर में भी लड़ी जा रही है। रूस ने यूक्रेनी नौसेना के टोही जहाज सिम्फेरोपोल पर ड्रोन से हमला किया है, जिसके कारण वो डूब गया। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ये हमला डेन्यूब नदी के डेल्टा में हुआ। यूक्रेन के अधिकारियों ने इस हमले की पुष्टि की है, जिसमें एक चालक दल सदस्य की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। वहीं बीती रात रूस ने यूक्रेन पर 598 से ज्यादा लड़ाकू और जासूसी ड्रोन्स के साथ भी हवाई हमला किया और साथ ही 31 मिसाइलें भी दागी। यूक्रेनी एयर डिफेंस ने इनमें से 563 ड्रोन और 26 मिसाइलों को तो रोक लिया, लेकिन बाकी मिसाइल और ड्रोन 13 जगहों पर जमीन से टकराए और 26 जगहों पर इनका मलबा गिरा। इस हमले में 4 बच्चों समेत 23 लोगों की मौत हो गई है, जबकि राजधानी कीव में यूरोपीय संघ और ब्रिटिश काउंसिल की इमारतों को भी काफी नुकसान पहुंचा है, जिसके बाद यूरोपीय देश भड़क उठे। यूरोपीय संघ और ब्रिटेन ने अपने यहां कार्यरत शीर्ष रूसी राजनयिकों को तलब किया है। इसके साथ ही इस बात की आशंका बढ़ गई है कि अब इस जंग में यूरोपीय देश सीधे तौर पर उतर सकते हैं, क्योंकि पहले से ही उनकी तरफ से यूक्रेन को समर्थन दिया जा रहा है, उसे सुरक्षा की गारंटी देने की वकालत की जा रही है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रुख अब तक साफ नहीं हो पाया है। लेकिन अब रूस के इस हमले से सभी यूरोपीय देश, नेटो देशों में आक्रोश देखा जा रहा है। नेटो ने चेतावनी देते हुए यहां तक कहा कि यूक्रेन को हर सूरत में सुरक्षा की गारंटी देनी ही होगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो यूरोप में इसके गंभीर नतीजे देखने को मिलेंगे। यानी रूस के खिलाफ नेटो देश एकजुट होकर जंग के मैदान में उतर सकते हैं। इधर नेटो देश एकजुट है तो उधर रूस को भी चीन का साथ मिल गया है, जिससे युद्ध का दायरा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि इस बीच यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से शांति वार्ता की अपील भी की है। लेकिन जिस तरह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशों के बावजूद पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच मुलाकात नहीं हो पा रही। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने भी कहा है कि भले ही अमेरिका और रूस के बीच बातचीत की कोशिशें हुई हों, लेकिन जेलेंस्की और पुतिन की बैठक की संभावना अब भी शून्य है। उसके बाद इस जंग के खत्म होने के आसार फिलहाल नहीं दिख रहे, बल्कि अब यूरोप भी जंग का हिस्सा बन सकता है, जो तीसरे विश्व युद्ध के जल्द शुरू होने के संकेत के रूप में देखा जा रहा। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे यमन में इजरायल के बड़े हमले की। तो हूतियों से इजरायल की लड़ाई अब एक बड़े संघर्ष में बदलती नजर आ रही है। अब इजरायल ने यमन की राजधानी सना में हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़ा हवाई हमला किया है, जिसमें हूतियों के सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व को बड़ा नुकसान पहुंचा है।
इजरायली टीवी कान ने यमन की मीडिया का हवाला देते हुए बताया कि हवाई हमले में हूती प्रधानमंत्री गालिब अल रहावी और समूह के कई सैन्य अधिकारी मारे गए। इजरायली मीडिया ने इसे यमन के हूतियों पर सबसे बड़ा हमला कहा है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट में अज्ञात सुरक्षा अधिकारियों के हवाले से बताया गया कि इजरायल की खुफिया एजेंसियों को पता चला कि रक्षा मंत्री समेत 10 हूती मंत्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी समूह के नेता अब्दुल मलिक अल हूती का एक नियोजित भाषण सुनने के लिए सना के बाहर इकट्ठा हो रहे थे। इसके बाद इजरायली वायुसेना ने इस बैठक को निशाना बनाकर हमला किया। हूतियों की तरफ से संचालित अल मसीरा टीवी ने भी इसकी जानकारी दी और फिर इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल कार्ड्स और आईडीएफ ने भी हमले की पुष्टि की। हालांकि उन्होंने हमले के टारगेट्स के बारे में नहीं बताया। वहीं यमन के अल जमहूरिया चैनल ने बताया कि हूती प्रधानमंत्री अल रहावी अपने कई सहयोगियों के साथ एक अपार्टमेंट में थे जब उन्हें निशाना बनाया गया। इजरायल के चैनल 12 ने बताया कि हूती रक्षा मंत्री मोहम्मद नासिर अल अतीफी और चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद अब्द अल करीम अल गमारी के भी इस हमले में मारे जाने की संभावना है। इसके अलावा सऊदी अखबार अल हदत ने भी बताया कि इजरायली वायुसेना ने यमनी राजधानी सना में उन घरों को निशाना बनाया जहां वरिष्ठ अधिकारी छिपे हुए थे। हालांकि तीनों हूती नेताओं की मौत के बारे में अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन जिस तरह से इजरायली मीडिया ने भी इस बात पर जोर दिया है कि इस समय इन नेताओं की स्थिति अज्ञात है और इनकी मौत की खबरों का खंडन भी नहीं किया गया, उसके बाद इजरायली हमले में हूतियों को बड़े नुकसान की संभावना जताई जा रही है। गौरतलब है कि अल रहावी पिछले 1 साल से हूतियों के कब्जे वाले यमन के प्रधानमंत्री थे। हालांकि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिली थी। इजरायल के इस हमले के बाद अब इस क्षेत्र में तनाव और बढ़ना तय माना जा रहा है। पहले से ही हूती विद्रोही गजा के समर्थन में लाल सागर में इजरायली जहाजों को निशाना बना रहे हैं। मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में अब इजरायल का ये हमला इस लड़ाई को बड़ी जंग की ओर भी ले जा सकता है। और अब अगली खबर में बात अमेरिकी टैरिफ की। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर के देशों पर पहले भारी टैरिफ लगाया, फिर समझौते कर उसमें थोड़ी राहत भी दे दी। ट्रंप ने इस मामले में अमेरिका के दोस्तों को भी नहीं छोड़ा, जिसके चलते अमेरिका के करीबी देश ही नाराज दिखाई दे रहे हैं। हिंदुस्तान पर अमेरिका ने सबसे ज्यादा 50% का टैरिफ लगाया है। इससे बाहर निकलने के लिए हिंदुस्तान दुनिया के दूसरे देशों से व्यापार समझौते करने पर जोर दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान की यात्रा पर हैं। जापान के साथ कई बड़े समझौते होने वाले हैं। भारत ने साफ कर दिया है कि वो अमेरिका की धमकी के आगे नहीं झुकेगा। भारत के सख्त रुख का असर दुनिया के दूसरे देशों पर भी दिख रहा है। अब जापान भी अमेरिका को आंखें दिखा रहा है। जापान के बड़े व्यापार वार्ताकार रयोसेई अकाजावा ने अपनी अमेरिका यात्रा रद्द कर दी है। ये यात्रा आखिरी समय पर रद्द हुई है। इस वजह से 550 अरब डॉलर के निवेश पैकेज पर बातचीत में और देरी होगी। टोक्यो ने यह पैकेज अमेरिका की ओर से लगाए गए टैरिफ में छूट पाने के लिए पेश किया है। अकाजावा वॉशिंगटन जाने वाले थे, वहां वो निवेश की शर्तों को तय करते। मसलन अमेरिका और जापान के बीच मुनाफे का बंटवारा कैसे होगा। जापान सरकार के प्रवक्ता योशीमासा हयाशी ने बताया कि अमेरिकी पक्ष के साथ बातचीत के दौरान कुछ ऐसे मुद्दे सामने आए हैं जिन पर प्रशासनिक स्तर पर चर्चा करने की जरूरत है। ऐसे में यात्रा रद्द कर दी गई है। दरअसल जुलाई में दोनों देशों ने जापानी सामान पर टैक्स को 15% तक कम करने पर सहमति जताई थी। इसके बदले में जापान निवेश पैकेज देने वाला था, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पैकेज को हमारा पैसा निवेश करने के लिए बताया था। उन्होंने कहा था कि अमेरिका को मुनाफे का 90% हिस्सा मिलेगा, जिसके बाद से जापान के अंदर इस समझौते पर सवाल उठ रहे थे। कहा जा रहा था कि सौदे में जापान को ठगा गया है। जापान ने दबाव में यह सौदा किया है, लेकिन अब जापान के सुर बदलने लगे हैं। और अब अगली खबर में बात होगी बांग्लादेश की। तो यूनुस सरकार के फैसले बांग्लादेश के लिए मुश्किल बढ़ाते जा रहे हैं। खासकर हिंदुस्तान के खिलाफ यूनुस का रवैया उनके लिए मुश्किलें खड़ी करने वाला है। वो लगातार ऐसे फैसले ले रहे हैं जिससे दोनों देशों के रिश्ते दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। इस बीच अब बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने जनता का पैसा बचाने के नाम पर 3 भूमि बंदरगाहों को बंद करने का फैसला लिया है। इसके अलावा एक और बंदरगाह जिसका निर्माण कार्य चल रहा था, उसे भी रोक दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन बंदरगाहों पर कोई भी व्यापारिक गतिविधि नहीं हो रही थी, इसलिए खर्च में कटौती करने के लिए और करदाताओं पर से बोझ कम करने के लिए इन्हें बंद करने का फैसला लिया गया। गौरतलब है कि ये भूमि बंदरगाह भारत की सीमा पर स्थित है। मई और जून में भारत ने बांग्लादेश को दी जाने वाली ट्रांसशिपमेंट सेवा को निरस्त कर दिया था और व्यापार के लिए केवल कोलकाता और मुंबई के बंदरगाह का इस्तेमाल करने के लिए कहा था।
यूनुस सरकार के मुख्य प्रेस सलाहकार शफीकुल आलम ने कहा कि बंदरगाहों को बंद करने का यह फैसला प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में लिया गया। आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल के हल्दीबाड़ी से जुड़ा हुआ नीलफामारी में चिलाहाटी बंदरगाह के अलावा चुआडांगा में दौलतगंज भूमि बंदरगाह है जो पश्चिम बंगाल के मझदिया से जुड़ा हुआ है। वहीं रंगमती में तेगा मुख भूमि बंदरगाह है जो मिजोरम के देमागरी से जुड़ा हुआ है। इन सभी बंदरगाहों को अब बंद कर दिया गया। बांग्लादेश सरकार के मुताबिक त्रिपुरा के खोवाई से जुड़े हबीगंज में बल्ला भूमि बंदरगाह का भी संचालन बंद कर दिया गया है। इस बंदरगाह पर अभी भारत की तरफ से काम पूरा नहीं किया गया है। आपको बता दें कि बांग्लादेश की तरफ से जिन भूमि बंदरगाहों को बंद करने का ऐलान किया गया है वहां से मुख्य रूप से भारत के साथ व्यापार करने की उम्मीद थी। चूंकि भारत ने मई और जून में बांग्लादेश को मिलने वाली ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी पर प्रतिबंध लगा दिया था, तो ऐसी स्थिति में इन बंदरगाहों के लिए स्थिति और विकट हो गई थी। इसके बाद भारत का विशेषकर जूट उत्पादों और गारमेंट्स जैसे महत्वपूर्ण उत्पादों का भूमार्ग से आयात अब सीमा शुल्कों के कारण और असुविधाओं के चलते लगभग बंद सा हो गया है, जिससे इन बंदरगाहों की भूमिका और भी कम हो गई है। और अब चलते चलते में बात करेंगे 106 पैसेंजर्स को लेकर गायब होने वाली एक रहस्यमयी ट्रेन की। दरअसल ये बात साल 1911 की है। इटली की राजधानी रोम से जानेटी नाम की एक ट्रेन 106 पैसेंजर्स के साथ रोमन स्टेशन से रवाना हुई। उसे एक सुरंग से होकर अगले स्टेशन तक जाना था, लेकिन जैसे ही ट्रेन उस सुरंग में घुसी वो अचानक रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। इस घटना के बाद ट्रेन को बहुत ढूंढा गया पर उसका कोई नामो निशान नहीं मिला। आप सोच रहे होंगे कि ये किसी फिल्म की कहानी है, लेकिन ये बिल्कुल हकीकत में ऐसी घटना घटी है। इस ट्रेन के गायब होने के बाद उसमें सवार 2 लोग सुरंग के बाहर पाए गए। उन्होंने बताया कि जैसे ही ट्रेन सुरंग के पास पहुंची वहां से एक अजीब सा धुआं निकल रहा था, जिसे देखकर वे घबरा गए और कूद गए। उसके बाद ट्रेन सुरंग में चली गई और कभी बाहर ही नहीं आई। ये घटना आज भी एक अनसुलझा रहस्य बनी हुई है। इस घटना से जुड़ी कुछ और बातें भी लोगों के बीच काफी प्रचलित है। कहा जाता है कि ये ट्रेन समय में 71 साल पीछे यानी पास्ट में चली गई थी। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, टाइम ट्रैवलिंग। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उस समय ऐसी कोई ट्रेन नहीं थी जो सीधे रोम से मैक्सिको तक जाए और ना ही उन यात्रियों के मैक्सिको पहुंचने का कोई रिकॉर्ड था। आज तक ये घटना एक रहस्य बनी हुई है। हालांकि यह भी दावा किया जाता है कि इस रहस्यमयी ट्रेन को समय समय पर इटली, रूस, जर्मनी और रोमानिया के कई इलाकों में देखा गया है। 1911 में गायब हुई जानेटी ट्रेन की तरह दिखने वाली इस ट्रेन को लोग आज भी एक रहस्यमयी ट्रेन कहते हैं। पता नहीं ये ट्रेन अगली बार किसे कब कहां दिख जाए। फिलहाल आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।